एवरीवन, माई सेल्फ अजय, योर सीआईबी मेंटोर, और मैं आप सभी के लिए आज लेके आऊं फिर से एक बार कंप्लीट कवरेज ऑफ योर मॉड्यूल बी इन बीआरबीएल इन वन सेशन। तो अगर आप सीआईबी जून 2025 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम एक ही सेशन में एंटायर कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करने वाले हैं फॉर योर मॉड्यूल बी। जैसा हमने मॉड्यूल ए के अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन की, उसी तरीके से जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है आपके मॉड्यूल बी के, वो एक ही सेशन में आपका एंटायर कवरेज होने वाला है। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कलीग के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज करेंगे सारे ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सो आई होप कि सेशन आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दिया होगा, क्योंकि आज करने वाले हम बीआरबीएल फॉर योर सीआईबी जून 2025 अटेम्प्ट्स मॉड्यूल बी का कंप्लीट कवरेज इन योर वन सेशन। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आई होप कि आपने सेशन को लाइक किया है, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर दिया है और बताइए कि आपका पूरा मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके कवर होने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि आपको भी पता है जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड कॉन्सेप्ट्स की कवरेज होने पे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। बट कॉन्सेप्ट्स आपका स्ट्रांग नहीं है तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। ये पूरा सेशन डेडिकेटेड रहेगा आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए ही। तो सेशन को कर दीजिए लाइक, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। बाकी इस पूरे क्लास की पीडीएफ, जो पूरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की पीडीएफ है, आपको वो ऑलीबोर्ड के एप्लीकेशन कोर्स सेक्शन में मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड करना ना भूलेगा। अब चलिए सेशन को स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फॉर द टाइम, लेट्स वी आर स्टार्टिंग। सो यस गाइस, आज क्या करेंगे हम यहाँ पे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। मनी लॉन्ड्रिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। तो आइए देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, क्यों पर्पस के लिए हमारे पास आया, हर एक कंसेप्ट को समझेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा यहां पे दो चीजों को, ठीक है ना। कानून मतलब दो चीज यहां पे कह रहा है, एक तो कुछ मना कर रहा है और कुछ करने से मना कर रहा है। तो दोनों चीज हमें समझना पड़ेगा क्या है। जब आप देखो तो दो चीज हमें यहां पे मना कर रहा है, क्या है वो हमारे पास। यस, देखिए हमारे पास आता है यहां पे, एक है प्रिवेंशन, एक है प्रिवेंशन, और दूसरा है हमारे पास क्या, दूसरा है हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग। तो हमें यहां पे समझना है सर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रिवेंशन के बारे में। तो सबसे पहले मुझे यहां पे समझना पड़ेगा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग को मना क्यों कर रहा है। क्या रीजन है सर मनी लॉन्ड्रिंग को मना करने का? कुछ तो रीजन होगा सर। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कुछ पैसा है उसको हम धो रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो क्या गुनाह क्या है सर उसमें? बताओ, कुछ गुनाह है क्या? भारत सरकार कह रही है ये चीज करना गुनाह है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग कह रहा है कि अगर कोई जनरल पर्सन इसको देखे तो लॉन्ड्रिंग मतलब होता है सफाई करना, गंदे पैसे को सफाई करना। तो गलत क्या है सर? मेरे कुछ नोट्स ऐसे होंगे, करेंसी ऐसे होंगे जिसपे धूल मिट्टी लग गई, उसको मैंने वॉशिंग मशीन में धो दिया, तो ये गुनाह थोड़ी ना है सर, गुनाह है। ध्यान समझिएगा, हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है यहां पे, कि जो इलीगल सोर्स से पैसा आपने कमाया है, इलीगल सोर्सेस ऑफ इनकम को यहां पे आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। किसमें कन्वर्ट कर रहे हो आप? लेजिटिमेट सोर्स में। कन्वर्टिंग इनटू व्हाट? इनटू द लेजिटिमेट सोर्स। तो इलीगल पैसे को आप लेजिटिमेट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करना। और इसको यहां पे रोकने के लिए भारत सरकार ने, यस, भारत सरकार ने यहां पे क्या किया है, भारत सरकार ने कानून बनाया है। तो कानून में हमारे पास दो तरीके के कानून हैं, एक लेजिस्लेटिव एक्ट, एक आपका लेजिस्लेटिव एक्ट है, और एक आपका यहां पे रूल्स बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं यहां पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स। तो लेजिस्लेटिव एक्ट हमारे पास कौन सा है? हमारे पास है यहां पे
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है। और रूल की बात करूं तो हमारे पास है पीएमएलए रूल्स 2004। तो इसे रोकना यहां पे बहुत जरूरी है क्योंकि ये देश को अंदर से खोखला कर देती है। नहीं सर, यूट्यूब से हिडन कर दिए गए हैं, 8th को एग्जाम है और रिवीजन करना है। हाँ तो सर मैं आपको तरीका बता रहा हूं ना, आपको रिवीजन करना है तो आप कैसे कर सकते हो, यहां पे आओ, ऑली बोर्ड के वेबसाइट पे आइए, एप्लीकेशन पे आइए। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा आप सारी क्लास देख पाओगे। देखो आपके सामने ही है, ये सारी क्लास चल रही है। यहाँ पे के डिसीजन से अपर कोर्ट में जा रहे हो ना, तो वहां पे तो ये क्लास चल तो रही है, आप एप्लीकेशन से क्लास कर लो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा या तो ऑली बोर्ड के एप्लीकेशन के थ्रू या तो आप यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू, सारी क्लासेस पड़ी हुई है, सारी रिवीजन क्लास पड़ी है, यहां से आप कर लीजिए, है ना। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हमारे पास कुछ कानून है और वो कानून हम यहां पे पढ़ेंगे। सर अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए स्टेजेस क्या है, स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से की जाती है, तो सर जी यहां पे ना हमारे पास 3 स्टेज यहां पे इन्वॉल्व होता है। सबसे पहला स्टेज क्या है आपका, प्लेसमेंट। दूसरा स्टेज क्या है आपका, लेयरिंग। तीसरा स्टेज क्या है आपका, इंटीग्रेशन। तो टोटल आपके ये 3 स्टेज हैं और ये 3 स्टेज में मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, काले पैसे को गोरे पैसे में कन्वर्ट किया जाता है। आप समझना ये इलीगल पैसे का मतलब क्या, मतलब यहां पे अगर मैं पूछूं तो इसका मतलब होता है कि यहां पे इनकम फ्रॉम ड्रग ट्रैफिकिंग, इनकम फ्रॉम ड्रग ट्रैफिकिंग, इनकम फ्रॉम चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इनकम फ्रॉम चाइल्ड ट्रैफिकिंग, आपका यहां पे रोबरी का इनकम, रोबरी इनकम आपका हो गया। आपका अगला इनकम यहां पे कौन सा होगा, आपका यहां पे इनकम, इनकम फ्रॉम ड्रग, इनकम फ्रॉम चाइल्ड ट्रैफिकिंग, टैक्स इवेशन, टैक्स चोरी भी किया ना आपने, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में इलीगल सोर्स माना जाता है और उसको लेजिटिमेट सोर्स में आपने कन्वर्ट किया तो वो अपराध है। वो करना क्या है, वो आपका यहां पे अपराध है। तो वो पर्टिकुलर हमारे पास यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे आता है कि ये अपराध कैसे किया जाता है। ये अपराध किया जाता है सबसे पहले प्लेसमेंट्स के थ्रू। प्लेसमेंट मतलब क्या, मतलब जो स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स हैं, जो क्योंकि अब ये जितने भी आपके पास इनकम जनरेट किया ना, ये कैश के फॉर्म में होते हैं, ये कैश के सोर्सेज होते हैं। क्योंकि लेजिटिमेट अगर बैंक के सोर्स से हुआ तो भाई वो पकड़े जाएंगे ना, क्योंकि इलीगल पैसा बैंक के सोर्स से कभी नहीं लिया जाता। तो ये जितने भी छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश है ना, वो स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश को सबसे पहले यहां पे डिपॉजिट किया जाता है। कहां पर डिपॉजिट किया जाता है, आपके डिपॉजिट किया जाता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो डिपॉजिट्स इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास इसे जमा कराया जाता है। तो जब इसे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जमा कराया जाता है तो ये लेजिटिमेट सोर्स में कन्वर्जन का सबसे पहला स्टेज, मेरे पास यहां पे कोई भी गलत काम करके, इलीगल काम करके मेरे पास कैश आ गया, उस कैश को अब मैं लीगल कैसे बनाऊं। लीगल बनाने का तरीका है कि उसको बैंक में जमा करा दूं। एक बार मैं जमा कराऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, तो छोटा छोटा अमाउंट करके मैं बैंक में जमा करा रहा हूं। तो पहला स्टेज होता है प्लेसमेंट का। द फर्स्ट स्टेज इज योर वर्ड, द फर्स्ट स्टेज इज योर प्लेसमेंट। सेकेंड स्टेज आपका होता है लेयरिंग। अब इसे मल्टीपल वायर ट्रांसफर किया जाता है, मल्टीपल अकाउंट और वायर ट्रांसफर, अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करना, मल्टीपल वायर ट्रांसफर करना इन डिफरेंट अकाउंट। तो अलग अलग अकाउंट के अंदर में मल्टीपल टाइम इसकी ट्रांसफर की जाती है, इतने बार ट्रांसफर की जाती है कि ये पैसा कहां से आया कुछ पता ही नहीं लगता है। मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे से तीसरे अकाउंट, तीसरे से चौथे अकाउंट, मल्टीपल फेक इनवॉइसिंग करना है, इतना सब कुछ करना है कि इसका सोर्स ही खत्म हो जाए। और फिर आता है इंटीग्रेशन करना, इन्वेस्टिंग इन लग्जरी आइटम और इमोवल प्रॉपर्टी। यहां पे कहता है कि आप बहुत बार मल्टीपल ट्रांसफर करने के बाद सारे पैसे को एक जगह पे लगा दो। इन्वेस्टिंग इन इमूवेबल प्रॉपर्टी
या फिर आपके लग्जरी आइटम, या तो लग्जरी आइटम में या फिर इमोरल प्रॉपर्टी के अंदर में ट्रांसफर कर देना, तो उसे कहते हैं हमारे पास इंटीग्रेशन। अब ये कोई भी पर्सन यहां पे करेगा ना, ये कोई भी आपका प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में आया तो उसे कहते हैं ऑफेंस। एज पर सेक्शन 3 हमारे पास क्या कह रहा है, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अपराध है। अगर कोई पर्सन ऐसा करेगा उसे यहां पे क्या बोलेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध। मतलब अपराध का मतलब क्या, मतलब कह रहा है एनी पर्सन who are involved in the process of money laundering, in the process of money laundering, whether directly or indirectly, whether directly or indirectly, और इसमें एक और पॉइंट आता है, और एनी पर्सन giving assistance shall also be guilty for what, guilty for money laundering। तो वो पर्सन भी यहां पे गिल्टी, दोषी पाया जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, तो वो हमारे पास क्या हो रहा है, वो आपका कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस वाला पार्ट क्या कहता है, ये आपका कहता है यहां पे कि कोई भी पर्सन चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, और अगर किसी पर्सन ने मदद भी की तो वो पर्सन भी यहां पे हम क्या बोलेंगे, दैट इज गिल्टी। अपराधी हो आप मनी लॉन्ड्रिंग के, और जब आप अपराधी हुए तो यहां पे पनिशमेंट भी डिफाइन है। तो यहां पे आता है आपका सेक्शन 4 ऑफ पीएमएलए, सेक्शन 4 ऑफ पीएमएलए एक्ट 2002। अब ये क्या कह रहा है हमारे पास, ये कह रहा है आपका यहां पे पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, पनिशमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ। तो अगर कोई भी पर्सन अपराध करता है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कितनी पनिशमेंट यहां पे डिफाइन की गई है, तो वो आपके मिनिमम और मैक्सिमम पनिशमेंट यहां पे डिफाइन की गई है। दैट इज व्हाट, दैट इज अगर मैं देखूं तो मिनिमम पनिशमेंट कितनी है, तो मिनिमम पनिशमेंट की बात करूं वो है आपका यहां पे, दैट इज व्हाट, दैट इज 3 years of rigorous imprisonment, with fine। तो 3 साल का रिगरस इम्प्रिजमेंट आपको झेलना पड़ेगा, जेल जानी पड़ेगी। और मैक्सिमम पेनल्टी की बात करूं तो वो आपका 7 साल की है, लेकिन वो इंटरप्रेटेड रूल के अकॉर्डिंग किया जाता है आपका 10 साल। सो मैक्सिमम पनिशमेंट यहां पे कितनी है, मैक्सिमम पनिशमेंट है आपका यहां पे, दैट इज व्हाट, दैट इज योर 7 year ऑफ rigorous imprisonment, 7 year of rigorous imprisonment with fine। साथ में फाइन भी लगाया जाता है। तो रिगरस इम्प्रिजमेंट और साथ में फाइन, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो वो 10 साल यहां पे चेंज किया गया। तो इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर रूल के अकॉर्डिंग देखे तो एज पर पीएमएलए रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास 10 year ऑफ पनिशमेंट है, 10 साल की पनिशमेंट। 10 साल की पनिशमेंट यहां पे प्रिस्क्राइब की गई है।
So that's all about the punishment as well as the offense of money laundering. अब जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है सर, क्या वो सही भी पढ़ी है कि नहीं, तो आइए आपके एक्चुअल प्रोविजन के थ्रू उसको चेकआउट किया जाए। तो हमारे पास क्या कहता है कि कोई भी पर्सन यहां पे जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे सामने से आके या छुप कर कोशिश भी करता है ना, या जानते हुए भी किसी भी इन्वॉल्व है वो मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में, या इन द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में इन्वॉल्व है, या वो क्लेम कर रहा है, छुपा रहा है, अक्वायर कर रहा है और बता रहा है कि ये मेरा क्लीन प्रॉपर्टी है, लेकिन वो क्लीन प्रॉपर्टी नहीं होता, तो उसे अपराधी माना जाएगा, उसे अपराधी यहां पे माना जाएगा। अब अगर आप अपराधी माने गए तो आपको यहां पे पनिशमेंट भी झेलनी पड़ेगी। क्या है सर पनिशमेंट? तो सेक्शन 4 यहां पे पनिशमेंट के बारे में भी बताता है। क्या कहता है ये हमारे पास कहता है कि सर अगर आपने कोई भी ऑफेंस किया मनी लॉन्ड्रिंग का, तो वो पनिशेबल होगा रिगरस इंप्रिजमेंट फॉर अ टर्म, जिसका हमारे पास मिनिमम 3 साल का टाइम पीरियड होगा, जिसे हम बढ़ा के 7 साल तक कर सकते हैं। तो 7 ईयर तक आपका यहां पे ये इंप्रिजमेंट को बढ़ाया जाएगा, साथ में ही फाइन भी यहां पे लगाया जाएगा आपका। लेकिन एज पर रूल जो 7 ईयर की पनिशमेंट है उसको चेंज करके अब 10 साल की पनिशमेंट्स यहां पे की गई है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूट यहां पे किया गया है। अब हमारे पास क्या रहा है, हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास कह रहा है कि जितने भी रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं उन्हें कुछ रिपोर्ट मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ रहा है ऑब्लिगेशन फॉर रिपोर्टिंग एंटिटीज। ऑब्लिगेशन क्या है? ऑब्लिगेशन है कि इनको यहां पे कुछ रिपोर्ट मेंटेन करना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन फॉर व्हाट? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर वेरियस कैश एंड सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। कैश और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की क्या की जाती है? रिकॉर्ड को यहां पे मेंटेन करना पड़ेगा इन लोगों को। अब सर जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है कि हमारे पास ये रिकॉर्ड्स कितने टाइम पीरियड तक यहां पे मेंटेन करे एंड कौन कौन से रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड जो आप मेंटेन करोगे वो हमारे पास वो सारे ही ट्रांजैक्शन की जिसकी कैश ट्रांजैक्शन मोर देन 10 लाख रुपीस की है। सो ऑल कैश ट्रांजैक्शन फॉर ऑल कैश ट्रांजैक्शन whose value are exceeding by 10 lakh rupees as individually। तो इंडिविजुअली वैल्यू जिसकी 10 लाख रुपए से एक्सीड करती है वो आपको यहां पे रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अगर इंडिविजुअल वैल्यू 10 लाख से एक्सीड ना करे तब क्या सर? तो उसका एग्रीगेट 10 लाख से एक्सीड होगा तब रिपोर्टिंग होगी और रिकॉर्ड मेंटेन होगा। इफ इंडिविजुअल कैश ट्रांजैक्शन वैल्यू आर लेस देन 10 lakh but aggregate value exceeding by 10 lakh, फिर भी आपको यहां पे रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ऑन मंथली बेसिस। बाय 10 lakh ऑन मंथ बेसिस, तो उसकी भी रिकॉर्ड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, साथ में रिपोर्ट मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ रिसीट्स होता है
तो हमारे पास उसकी भी रिकॉर्ड मेंटेन करनी पड़ेगी। तो रिसीट फ्रॉम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुज वैल्यू एक्सीडिंग बाय 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख रुपए से वैल्यू एक्सीड हो रहा है, तो हमारे पास उसकी भी रिकॉर्ड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। और साथ में ही अगर कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ तो विदाउट एनी अमाउंट आपको रिपोर्ट मेंटेन करनी पड़ेगी। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन विदाउट एनी अमाउंट, विदाउट कंसीडरिंग एनी अमाउंट, बिना कोई अमाउंट को कंसीडर किए हुए आपको यहां पे उसकी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। एंड दो और ट्रांजैक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, वो है आपके क्रॉस बॉर्डर बायर ट्रांसफर। क्रॉस बॉर्डर बायर ट्रांसफर फॉर वैल्यू एक्सीडिंग 5 लाख रुपीस। तो क्रॉस बॉर्डर बायर ट्रांसफर है जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपए से एक्सीड कर रही है, तो उसकी भी रिकॉर्ड मेंटेन करनी पड़ेगी। और जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कितने से एक्सीड हो रही है, 50 लाख रुपए से, तो उनकी भी रिकॉर्ड मेंटेन करनी पड़ेगी। तो जितने भी इमूवेबल ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस, उसकी भी रिकॉर्ड मेंटेन करनी पड़ेगी। अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ, चाहे आप सेल कर रहे हो चाहे आप परचेज कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आपको यहां पे रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें आपको रिकॉर्ड को मेंटेन भी करना है और साथ में रिपोर्टिंग भी करना है। आइए इसके एक्चुअल प्रोविजन को भी देख लेते हैं। तो जितने भी रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं उन सबको क्या बोला गया है, उन सबको बोला गया कि आप सारे ही ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड यहां पे मेंटेन करोगे। वो सारे कैश ट्रांजैक्शन जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से एक्सीड कर रही है या इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी, एक बार में 10 लाख से जमा कर रहे हो। दूसरा हमारे पास कह रहा है कि 10 लाख से कम है, इंडिविजुअल वैल्यू जिसकी 10 लाख से कम है, लेकिन एग्रीगेट वैल्यू, मंथली एग्रीगेट वैल्यू अगर 10 लाख रुपए से एक्सीड कर रही है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग मेंटेन करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। अगर किसी ने जाली नोट आके जमा करा दिया, काउंटरफिट नोट्स आके जमा करा दिया, तो विदाउट एनी कंसीडरिंग द वैल्यू, 1 रुपए का भी हुआ तब भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा आपको। और मैंने आपको बताया, भी लिखवा के दिया था, क्रॉस बॉर्डर बायर ट्रांसफर, तो उसकी वैल्यू अगर 5 लाख रुपए से एक्सीड कर रही है तो उसकी भी रिपोर्टिंग यहां पे करनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग मेंटेन करना पड़ेगा। एंड द लास्ट पॉइंट, अगर आपने कोई परचेज किया या सेल किया किसी भी कस्टमर ने, तो रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उसके इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन अगर 50 लाख से एक्सीड कर रही है तो उसकी भी रिकॉर्ड मेंटेन करनी पड़ेगी, साथ में रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। अब देखो इसकी रिपोर्टिंग हमारे पास किस तरीके से कहां पे होती है, ये सारे ट्रांजैक्शन को जो रिपोर्ट आप करोगे तो ये साथ में आपको रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पास। तो रिपोर्टिंग आपको कहां करनी पड़ेगी, विद FIU इंडिया के पास, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया के पास आपको रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। आज हम जो करेंगे वो है आपका एक नया चैप्टर जो कि है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, हमारे पास यहाँ पे आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फॉर द टाइम। तो आज हम करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो हमारे पास ये चैप्टर आपका सेग्रीगेट किया गया है 2 पार्टों में। एक है आपका नेगोशिएशन,
एक है आपका नेगोशिएशन, और दूसरा है आपका इंस्ट्रूमेंट। दूसरा है आपका क्या? दूसरा है आपका इंस्ट्रूमेंट। तो दोनों के बारे में जानेंगे हम। जब मैं नेगोशिएशन की बात करूं तो नेगोशिएशन मतलब क्या? कोई भी ऐसी चीज जो कि ट्रांसफरेबल है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, तो हमारे पास जब नेगोशिएशन की बात करूं तो नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल, मतलब कोई भी चीज जो कि हम यहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या? तो इंस्ट्रूमेंट की हम यहां पे अगर बात करें तो कोई भी पीस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो इसका मतलब अ पीस ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट, तो वो आपका क्या हो गया? वो आपका यहां पे इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई एक ऐसे पीस ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है जिसकी ट्रांसफरेबल यहां पे हमारे पास होती है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यहां पे आपका आएगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यहां पे आपका जो सेक्शन 12 है वो डिफाइन करता है। हाँ जी, तो सेक्शन 12 आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को डिफाइन करता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब तीन चीज बतलाई गई है। मतलब कौन सी तीन चीज सर? इसमें आपका यहां पे बताया गया है प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड आपका यहां पे चेक। और चेक में भी दो चेक आते हैं हमारे पास, एक होता है आपका ट्रंकुएटेड चेक, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक चेक। ट्रंकुएटेड और आपका इलेक्ट्रॉनिक चेक। तो ये दो चेक आपके यहां पे इंक्लूड होते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो हमारे पास ट्रंकुएटेड चेक और इलेक्ट्रॉनिक चेक हमारे पास आ गए, और प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और आपके चेक, ये तीनों चीजों को यहां पे हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला गया है। जब यहां पे मैं बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करूं तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपका यहां पे दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका ट्रेड बिल, एक होता है आपका यहां पे एकोमोडेशन बिल। तो अकोमोडेशन बिल और आपका ट्रेड बिल, ये दो टाइप के बिल आपके स्पेसिफिकली कवर होते हैं किसके अंदर में? बिल ऑफ एक्सचेंज में। और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम मल्टीपल टाइम यहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इंस्ट्रूमेंट आपके ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसको इनफाइनाइट टाइम, अगर मैं नेगोशिएशन की बात करूं तो ये इनफाइनाइट टाइम भी आपका हो सकता है। मल्टीपल टाइम यहां पे नेगोशिएशन पॉसिबल है ऑफ व्हाट? द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के केस में। तो हमारे पास इनफाइनाइट टाइम इसे कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक फीचर्स में हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आपका डेटेड होना चाहिए, सारे कंसिडरेशन के साथ होने चाहिए, तभी वैलिड होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो आपके मल्टीपल टाइम यहाँ पे इसमें अमेंडमेंट देखने को मिला है। तो जो आपका एनआई एक्ट है, एनआई एक्ट 1881, ये आपका स्पेसिफिकली सेवरल टाइम अमेंड हुआ है। अमेंडेड हुआ है क्या आपका? सेवरल टाइम आपका अमेंडमेंट हुआ है। लेकिन जो एक लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ जिसने एक रेवोल्यूशन ला दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, सो हमारे पास एक लेटेस्ट अमेंडमेंट भी है। लेटेस्ट अमेंडमेंट जो कि आपका किया गया था कब? ये लेटेस्ट अमेंडमेंट आपका होता है 2018 में। लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2018, जो कि जनरली आपके दो सेक्शन को ब्रिंग करती है। इन्होंने
दो न्यू सेक्शन को इंसर्ट किए। क्या किया इन्होंने? न्यू सेक्शन को इन्होंने इंसर्टेड यहां पे किया। वो न्यू सेक्शंस आपके कौन से हैं? वो हैं आपके सेक्शन 143A, सेक्शन 143A और सेक्शन 148। ये दो सेक्शन आपके न्यूली यहां पे इंसर्ट किए गए। कौन से? न्यूली आपके इंसर्ट किए गए अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के केस में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये दो सेक्शंस कैसे हैं, ये दो सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी क्या है? तो ये भी मैं बता दूं कि इन दोनों सेक्शन की जो एप्लीकेबिलिटी है वो आपका यहां पे प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल है। तो हमारे पास जब भी मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करूं किसी भी लॉ की, तो कोई भी लॉ की, कोई भी सेक्शंस की, अगर लॉ और सेक्शंस की अगर मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो आपका दो तरीके से एप्लीकेबल होता है। कौन से दो तरीके से?